थैंक यू राजश्री। मैं आभारी हूँ आप सबका, स्पेशली JNU-SU और जनुटा का, कि मुझे आपने मौका दिया इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए। बात जो कहनी है वो तो कहनी है, लेकिन उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ कुछ 2-3 ऐसे वृत्तांतों से, जिससे आपको जाहिर होगा कि दलितों के स्वप्न में या मन में राष्ट्रवाद की क्या संकल्पना थी, या वो कैसा राष्ट्र चाह रहे थे, किस तरह की राष्ट्रीय कल्पना थी और कौन सा राष्ट्र बना के उनको दिया जा रहा है या बनाने की बात की जा रही है, या जिस तरह के जो देश प्रेम और देश विरोध के लिए जो राष्ट्र खड़ा किया जा रहा है, उस राष्ट्र का उन दलितों के मन के राष्ट्र से क्या संबंध है, इस पर मैं बात करूंगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1950 के बाद का समय, जब जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के फूलपुर से चुनाव लड़ते थे, और उस समय उनके चुनाव प्रचार में जो मंच होता था, उन मंच पर कई बार जो दलित गायक हैं, लोक सिंगर हैं, वो गीत गाया करते थे, और उन गीतों में राष्ट्रवाद का स्वप्न झलकता था। और कई बार तो ये होता था कि ये कहा जाता था कि नेहरू जी का भाषण का जब प्रचार किया जाता था, तो ये होता था कि रामराज जी का गीत चलता रहेगा, यानी नेहरू जी चले जाएंगे भाषण के बाद, तब भी गीत चलता रहेगा। यानी लोग सुनते थे, लोग नेहरू जी को सुनने आते थे, उनसे ज़्यादा या कम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन गीतकारों को सुनने आते थे, उन गायकों को सुनने आते थे जो दलित समाज के थे, और वो अपने गीत गाया करते थे। तो जो मैसेज था वो सिर्फ नेहरू का नहीं होता था, वो उन दलित गायकों का भी होता था, और वो एक संयुक्त मैसेज होता था जो दलित गायक या दलित मन और नेहरू के मन का स्वप्न उन दिनों हुआ करता था। उसमें बाद में फ्रेगमेंटेशन आया, उसके अलग कारण हैं, उस पर बाद में बात की जा सकती है। तो जो गीत था, एक रामराज नाम के गायक नवाबगंज एक जगह है फूलपुर के पास, वहाँ पर एक गीत गा रहे थे, और वो नेहरू जी की सभा चल रही थी, और वो गीत था, भारत स्वर्ग लोक होई जई है धीर धारा सजनी। अवधि भोजपुरी मिली हुई भाषा है। भारत स्वर्ग लोक हुई जई है धीर धारा सजनी, धीर धारा सजनी, छुआ छूत के भेद मिठई हैं ई देखा बुद्धिमानी। शुरू होता है स्वप्न, छुआ छूत के भेद मिठई हैं ई देखा बुद्धिमानी, पंडित धोबी के घर खई हैं धीर धारा सजनी, पंडित धोबी के घर खई हैं धीर धारा सजनी, भारत स्वर्ग लोक हुई जई है धीर धारा सजनी, विद्या के प्रचार है भारी अब खुल गए मदरसा। यानी विद्या के प्रचार है भारी अब खुल गए मदरसा, बिजली टेबुल नगर नहर गरे में नाही बाटे अरसा, नदियां दूधों से भर जई हैं धीर धारा सजनी। उसके बाद वो कहते हैं कि देना लेना सब छुट जई हैं, पूंजीपति माथ पकड़ के रोई हैं धीर धारा सजनी। देना लेना तेरही बरही सब छूट जई हैं, पूंजीपति माथ पकड़ के रोई हैं धीर धारा सजनी। फिर इसमें आगे वो कहते हैं कि मनई हवाई जहाज से उड़ी हैं धीर धारा सजनी। फिर आगे कहते हैं कि खाए के चाउर मिली धीर धारा सजनी। आप कल्पना करिए कि 55 के आसपास जो स्वप्न था, उसमें खाने का चावल का भी स्वप्न था, और हवाई जहाज पर उड़ने का भी स्वप्न था, और पूंजीपति माथ पकड़ के रोए इसका भी स्वप्न था। तो ये इस गीत की जो क्रिटिकल लाइन है वो ये है, पूंजीपति माथ पकड़ के रोई हैं धीर धारा सजनी। प्रश्न है कि क्या पूंजीपति माथ पकड़ के रो रहा है या नहीं रो रहा है? नहीं रो रहा है तो क्यों नहीं रो रहा है? तो इसका उत्तर आपके पास है कि आज जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। फिर एक जो दूसरी, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और हम लोग उत्तर प्रदेश के गाँवों में काम कर रहे थे, तो ये एक दूसरी स्थिति की ओर मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ, और एक छोटी सी कथा के माध्यम से, जो कथा एक दलित परिवार ने, एक दलित व्यक्ति ने मुझे खुद सुनाई थी हम लोगों के फील्ड वर्क के दौरान, कि तो वो अयोध्या के पास के गांव के में हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंटेशन किया था, और उसमें वो बताते हैं, वो एक बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है अवध क्षेत्र में और लोक कथा है, उससे वो अपने को जोड़ता है। जो हमारा रिस्पोंडेंट है, दलित साथी है, वो कैसे बताता है।
तो वो कहता है कि एक बार राम जन्मभूमि के जो चल रहा था, हम लोगों ने कहा भाई राम जी का तो बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा ये मूवमेंट चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय, आप क्या इसमें शामिल नहीं हैं या शामिल हैं? तो उसने बड़े उदास मन से कहा कि भैया हम लोग तो बस देखने वाले लोग हैं। हमने कहा क्यों देख रहे हैं आप तो इसके इतनी कोशिश हो रही है, आडवाणी जी अभी भी गुजरे हैं और बहुत सारा हो रहा है। तो बोला नहीं हम लोग बस रहने दीजिए। हमने कहा नहीं कुछ तो बताइए। फिर मैंने बहुत खोदा तो उसने एक कहानी सुनाई और वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहानी सुनाई कि राजा दशरथ के 2 बेटे थे, 4 बेटे थे रादर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन प्रायः राम लक्ष्मण का नाम लेते हैं। तो कहा 4 बेटे थे। और एक बार राजा दशरथ बाहर घूमने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरणी का बच्चा खेल रहा है, हिरण का छौना जिसको कहते हैं, वो खेल रहा है। तो राजा दशरथ को लगा कि इसको हम ले चलें घर में और इससे राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलेंगे। तो वो उसको पकड़ना चाह रहे थे और छौना पकड़ में नहीं आ रहा था। तो राजा दशरथ ने उसको तीर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसके ऊपर बेच दिया। वो हिरण का बच्चा मर गया। वो उसको मरे हुए दशा में घर ले गए। घर ले जा करके उन्होंने रानी कौशल्या को दिया कि इससे बच्चा खेले, इसको रख दो और इसको बच्चा इससे खेलेगा। और वो बच्चा, उसकी माँ घर में इंतजार कर रही थी। देर हो गई, रात हो गई, फिर वो निकली बाहर तो खोजने उस बच्चे को। तो किसी ने बताया कि राजा दशरथ ने उसको मार दिया है। तो वो पहुंची रानी कौशल्या के पास और रानी से कहा कि रानी ये हमें हमारा जो बच्चा है इसको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये मर गया है, अब तो है नहीं जीवित, तुम इसको लेके क्या करोगी, इससे राम खेलेगा, लक्ष्मण खेलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं इसको दे दीजिए मुझे, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और इसमें भूसा भरवा करके, इसके खाल में, चूँकि खाल रह गई थी, भूसा भरवा के और इसको मैं रखूंगी ताकि एक तो मेरा मन इससे देख करके मैं अपने मन को सांत्वना दूंगी कि मेरा बेटा जीवित है अभी भी, और दूसरा इससे मेरा दूध निकलेगा, क्योंकि दूध चुरा नहीं रहा है, चुराना मतलब निकल नहीं रहा है। जब माँ होती है, माँ जब तक बच्चा नहीं होता है उसका दूध नहीं निकलता है। तो कहा ये हमें दे दीजिए। रानी ने कहा कि नहीं, इसके खलड़ी से खंजड़ी बनेगी और इस खंजड़ी से राम खेलेगा, और उन्होंने नहीं दिया। तो कहा हम लोग उस वंश के लोग हैं, हम लोग उस हिरणी के वंश के लोग हैं और हम लोग दूर से इस खंजड़ी को बजते हुए देख रहे हैं जो अयोध्या में बज रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का एक काउंटर कल्चर, काउंटर संस्कृति दलितों के मन में इस पूरे जो राममय राष्ट्रवाद है, जो राम केंद्रित राष्ट्रवाद है। मैं राम की आलोचना नहीं करता, राम के साथ हम सबका अपनी तरह का एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन एक जो राम की राजनीति केंद्रित राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद की कैसी कटु आलोचना एक दलित के मन में पल रही थी और पनप रही थी। उसके बाद एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं फिर डिटेल्स दूंगा आपको। वो तीसरी बात भी एक कथा के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। कथा वो एक आरएसएस के बारे में, जब भी मैं शब्द आरएसएस कहूँगा तो संघ परिवार कहूँगा, उसमें तीनों पार्टियाँ, तीनों तरह के वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी शामिल होंगे। अलग अलग संबोधन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो संघ परिवार, आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में गाँवों में अपने शाखा के विस्तार की राजनीति शुरू की, और उन्होंने गाँवों में जो शाखा के विस्तार की राजनीति की, उसका निर्णय गोरखपुर में अपने कन्वेंशन में लिया कि अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आरएसएस की शाखा खोली जाए और धीरे धीरे पूरे देश में के गाँवों में फैला जाए, क्योंकि पहले संघ शहरों में केंद्रित हुआ करता था, धीरे धीरे उसको गाँव में फैलाना है, ये उनका निर्णय हुआ। और उसके तहत वो गाँवों में जो रामलीला हुआ करते हैं, उन रामलीला मंडलियों के साथ संघ के लोगों ने काम करना शुरू किया और उनके साथ मिलकर रामलीला आयोजित करना गाँवों में शुरू किया। और इस रामलीला के क्रम में एक जगह हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे थे, रामलीला की तैयारी चल रही थी और रामलीला में जो कैरेक्टर्स रोल बांटे जा रहे थे, हम लोग एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे थे पूरे प्रोसेस का कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। और उसमें
खेलने वाले रामलीला तो गांव के थे, लेकिन जो आयोजक थे वो स्थानीय प्रचारक थे जो आरएसएस के। तो वो जो चल रहा था तो उसमें दलितों को, कुछ दलित कैरेक्टर्स थे, दलित लोग थे जिनको छोटे छोटे कैरेक्टर दिए गए, जामवंत के, कुछ भालुओं के, कुछ बंदरों के। तो थोड़ी देर बाद उन लोगों ने नाराजगी अपनी शो की और कहा नहीं, हम लोगों को राम का कैरेक्टर दो, हम लोगों को लक्ष्मण का रोल दो, हम लोगों को क्यों ये बानर भालू का रोल दिए हुए हो। तो ये करके वो बजाबता उसमें एक विवाद शुरू हो गया और ये बड़ी मुश्किल हो गई हमारे जो संघ के प्रचारक थे उस समय, जो आयोजक कर रहे थे, कि कैसे उस अंतर विरोध को संभाला जाए। इस राम के रोल की जो कामना है वो, ये कामना दो बात बताती है। एक बात तो ये बताती है कि हमें केंद्रीय भूमिका चाहिए, हमें जो तुम किनारे बैठा के एक लो लेवल पे हमें रखना चाहते हो, ये अब हमें मंजूर नहीं है। दूसरा, यही चाहना रमाशंकर कठेरिया जैसे लोगों के वृत्तांतों को भी करती है, क्योंकि जिनको लगता है कि वो राम के वृत्तांत से, राम के कैरेक्टर के साथ जुड़ते हैं, हम राम हैं के कैरेक्टर से अपने को जोड़ लेते हैं, तो वो कठेरिया जैसे बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों ही अर्थ उसके हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक भारत, जो अभी आरएसएस ने जब शुरू किया एक राष्ट्रवाद की अपना जो मॉडल, तो उस मॉडल में जो तय हुआ वो ये तय हुआ कि गाँवों में इस राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार किया जाए और उस राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के लिए गाँव की मैपिंग की जाए, गाँव कैसा हो, भारत का गाँव कैसा हो, इसके बारे में सोचा जाए और समझा जाए। और तो एक सज्जन हैं और अब वो नहीं रहे, मर गए, लेकिन इसके पहले उन्होंने एक किताब लिखी, उस अपनी आत्मकथा लिखी, और वो बीएचपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी रामजी सिंह रामफल भाई उनका नाम था। और रामफल भाई ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा, उन्होंने याद करना शुरू किया कि हमारे समय में गांव कैसा होता था। वो 60-70 साल के व्यक्ति थे और वो जब याद कर रहे हैं तो 1929-30 का गांव याद कर रहे हैं, और वो मुरादाबाद के पास के गांव के रहने वाले थे। तो वो याद कर रहे हैं कि हमारे समय में गांव कैसा था। तो वो बता रहे हैं कि हमारे समय में गांव में जब भी मुसलमान बदमाशी करते थे तो दलित और ऊंची जाति मिल के उनको बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, और दलित उस समय लाठी लेकर के खड़े रहते थे ऊंची जाति के साथ उनको दुरुस्त करने के लिए। और भारत का गांव ऐसा ही होना चाहिए जिसमें दलित हमारे साथ खड़ा होकर के, हमारे साथ मतलब ऊंची जाति की जो, और वो दलित मुसलमानों को पीट सके, मार सके, उनको दुरुस्त कर सके। वो गांव, अच्छा उनका कहना था कि हमारे समय में गांव ऐसे होते थे, अब गांव बहुत विकृत होते जा रहे हैं, गांव में एकता टूटती जा रही है, खास करके दलितों और ऊंची जातियों में एकता टूटती जा रही है। तो कैसे इस एकता को बनाए रखा जाए, ये उनकी चिंता है। तो आरएसएस ने अपनी विलेज मेकिंग जो कैंपेन शुरू किया, गाँवों को का बनाने की जो कैंपेन शुरू की, उसका सूत्र जो है, केंद्रीय सूत्र वो है कि कैसे एक मुस्लिम वर्सेस एक हिंदू, एक बनाम और एक हेट्रेड के पूरी पॉलिटिक्स के साथ एक गांव बनाया जाए। एक गांव नहीं, सारे गांव बनाए जाए भारत के, जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां उनको दुरुस्त किया जाए। और इसके लिए तो इस पूरे परिकल्पना में अगर आप देखेंगे तो मुसलमान तो दलितों को एक सैनिक के रूप में लड़ने वाले, जो ऊंची जातियों के नेतृत्व में लड़े, या ऊंची जाति बैठ के लोग, यानी ऊंची जाति जो भी उनके मन में ऊंची जाति की परिकल्पना है उसके साथ मिलके लड़े, और वो इसमें दलित लड़े, मरे, जो भी कटे, लेकिन जो शासन है, जो जीत है, वो जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो उसकी हो, जो हिंदुत्ववादी संस्कृति है वो उसकी हो। तो ये प्रत्यक्ष मैं बात बता रहा हूँ जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब ये शुरू हुआ तो इस बात से जाहिर होता है कि जो मूल परिकल्पना है भारतीय जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के एजेंडे का, वो एक हेट्रेड पर टिका हुआ है। हेट्रेड में जो बनाम है वो मुस्लिम है, और उसके बरक्स एक ऐसी यूनिटी बनाने की बात की जा रही है जिसमें दलित उनके साथ मार्शल रेस की तरह उनके साथ लड़े, मरे, कटे, वो और ये इस तरह की का गांव बनाया जाए।
और इस तरह के गांव बनाने के लिए राजनीति कैसे की जाए और उस राजनीति का आधार क्या हो, कैसे उसको गढ़ा जाए, कैसे उसको रचा जाए, इसकी जो पूरी परिकल्पना है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो कैसे घटित हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो उसमें एक बहुत रोचक यानी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समरसता कैंपेन की प्रक्रिया है, जो गांवों में सामाजिक समरसता का अभियान आरएसएस ने शुरू किया, बीजेपी ने शुरू किया। नाम तो सामाजिक समरसता है, लेकिन अगर आप सामाजिक समरसता कैंपेन की मीटिंग्स को अटेंड करें तो आप देखेंगे कि वो सामाजिक घृणा अभियान है। उसमें एक तरह से किस तरह से घृणा पैदा की जा रही है उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो हो रहा है। ये शुरू हुआ महाराष्ट्र में, फिर ये उत्तर प्रदेश में आया, बिहार, सारे राज्यों में फैलाया गया। इसमें बाला साहब देवरस जो आरएसएस के थे या और भी जो उनके लीडर्स थे, वो सारे जाते थे और दलित बस्तियों में बैठ करके दलितों के साथ खिचड़ी खाने का अभियान शुरू किया गया कि उनके साथ बैठ के खिचड़ी खाई जाए। और खिचड़ी खाते सबके पहले एक बातचीत होता था, वार्ता होती थी, डिस्कशन होता था, जो आज भी होता है। जहां भी वो होता है सामाजिक समरसता कैंपेन, वहां पर ये भाषण होगी, बातचीत होगा। अगर आप उस भाषण को डॉक्यूमेंट कर लें, अगर आप उन बातों को सुने, तो आपको लगेगा कि कैसे उससे घृणा पैदा की जा रही है। उसमें एक बहुत रोचक एक सामाजिक समरसता कैंपेन में एक गीत बनाया गया, और वो गीत उत्तर प्रदेश के उनके एक प्रचारक महिला जो दुर्गा वाहिनी, जो भी उनकी महिला विंग है, उसकी एक महिला ने गढ़ा। और उसमें भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा केंद्रीयकरण जो इस राष्ट्रवाद का है, कैसे एक एंटी माइनॉरिटी और एक बनाम पर टिका हुआ है, और उस बनाम में दलितों की भूमिका कहाँ है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कहाँ पर उसको रखा जाता है और कैसे दलित उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो कैसे उसको बदलते हैं उस पूरी कहानी को। तो उसमें एक गीत बनाया गया जो सामाजिक समरसता कैंपेन में गाया जाता था। उस गीत में एक राजा की बेटी है जो जा रही है डोली पर, और उसको एक मुस्लिम शासक आकर के उसको हरण करना चाहता है। तो और जब हरण करना चाहता है और उस पर आक्रमण करता है, तो एक उसमें फिर दिखाया जाता है कि एक दलित लड़का आता है जो वहाँ गाय चरा रहा होता है, और वो आकर के उस लड़की को बचाता है। तो और बचा करके उस मुस्लिम शासक को मारता है, मुस्लिम जो आक्रांता है उसको मारता है। तो आप देखिए, इवन लोकगीत में जो फोक कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, वहाँ भी कैसे कॉम्युनल इंटरवेंशन और कॉम्युनल इंटरवेंशंस के साथ एक वर्सेस खड़ा करना और एक हेट्रेड की भाषा खड़ा करना, वो सामाजिक समरसता कैंपेन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और वो इनका सबसे बड़ा अभियान है जो दलितों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसी अभियान के तहत जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो आप दो काम करिए, आप उनके इतिहास को जीतिए और आप उनकी स्मृति को जीतिए। और इतिहास और स्मृति ऐसी चीज है, मेमोरी एंड हिस्ट्री, जिनके माध्यम से आप उनके मन में प्रवेश करते हैं। और उसी प्रक्रिया में वैसा ही करने के लिए अगर आप देखेंगे तो संघ परिवार ने दलित समूहों के तमाम अनेक नायकों की कल्पना को इन्वेंट किया, अनेक नायकों को खोजा, अनेक जो कास्ट हीरोज हैं उनको इन्वेंट किया। ऐसा नहीं कि वो नहीं थे, वो उनके लोक संस्कृति में थे, उनके लोक संस्कृति में गायन होता था, लेकिन इन्होंने उसको सैफ्रोनाइज, एक तरह से जो एग्रेसिव हिंदुत्व सैफ्रोनाइज कलर देने की कोशिश की और उसको रिक्रिएट करके अपनी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उससे जोड़ने की कोशिश की। और मैं उसके बारे में आपको 3-4 उदाहरण दूंगा, फिर हम आएंगे कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे वो एक कम्युनल राइट की पॉलिटिक्स में ये चेतना ट्रांसफॉर्म होती है। तो कैसे करते हैं वो लोग, जैसे मैं आपको बताऊं, एक लखनऊ का नाम आपने सुना है। लखनऊ के बारे में एक यानी जो दलितों के बीच चर्चा है कि लखनऊ, या एक वृत्तांत है कि लखनऊ लाखन पासी के नाम पर बना है। राजा लाखन पासी उस एरिया के राजा थे और उनके नाम से लाखन से लखनऊ बना है। जबकि आरएसएस बीजेपी संघ परिवार का नैरेटिव ये था कि लखनऊ लक्ष्मण के नाम पर बना है। लक्ष्मण जो राम के भाई थे, अयोध्या के राजा राम,
और लखनऊ के राजा लक्ष्मण। तो इस आधार पे बना है। लेकिन जब दलित नैरेटिव यानी बीएसपी जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई तो बीएसपी ने बहुत रोचक ढंग से इन नैरेटिव्स को अपने ढंग से खड़ा किया और अपने ढंग से इंटरप्रेट किया और हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर किया। इस नैरेटिव की जो वॉर है, नैरेटिव का जो युद्ध है, और बहुत रोचक युद्ध है। अगर आप देखेंगे तो इमर्जेंस ऑफ बीएसपी पॉलिटिक्स को भी अगर समझेंगे तो उस समय भी मैं बीएसपी पॉलिटिक्स को एक पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में नहीं देख रहा हूँ, एक कॉन्शसनेस के पॉलिटिक्स के रूप में देख रहा हूँ। और कैसे वो हो रहा था, तो लाखन पासी का नैरेटिव जब इमर्ज करके आया कि नहीं, लखनऊ लक्ष्मण के नाम पर नहीं था, लाखन पासी के नाम पर था, तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि लखनऊ लक्ष्मण का ही नया अवतार लाखन पासी थे। तो यानी किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, अगर वो ले लेना है, वो अगर कुछ भी देना पड़े, कुछ भी खोना पड़े, लेकिन ले लेना है। भले ही उससे उनको अपने ब्रेमेनिकल जो एक हायर पोजीशन है उसको भी रिक्रिएट करना पड़े तो करेंगे, लेकिन ले लेना है। तो वो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये वो लक्ष्मण का ही अवतार लाखन पासी। लेकिन रोचक है, यहाँ तक तो ठीक है, खतरा कहाँ है? खतरा है कि जब लाखन पासी की कहानी गढ़नी शुरू की उन्होंने, और अशोक जो हमारे बीएचपी के जो संघ परिवार के जो नेता हैं, उन्होंने, अच्छा ये सारे आपको नागपुर से छपी हुई पुस्तिकाओं में मिल जाएगा कई चीज़ें। बीएचपी की जो छपी हुई पुस्तिकाएं हैं, इलाहाबाद से छपती हैं, जो बनारस से छपती हैं, उनमें आपको ये सब मिल जाएगा। अलग अलग सामाजिक समरसता कैंपेन की पुस्तिकाओं में ये सारे नैरेटिव मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बना रहा हूँ या गढ़ रहा हूँ, ये आपको सब लिखित में मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहना शुरू किया कि लाखन पासी जो था, उसने मोहम्मद, ये जो गाजी मियाँ थे, गाजी मियाँ मोहम्मद सलार सईदुद्दीन गाजी, वो जब यहाँ से जा रहे थे लखनऊ से, मुस्लिम आक्रांता था, और उस आक्रांता जब वो यहाँ से जा रहा था तो लाखन पासी ने उसका प्रोटेस्ट किया और बड़ी 7 दिन लड़ाई चली लखनऊ के पास, और 7वें दिन लाखन पासी का गला मोहम्मद ये जो गाजी मियाँ हैं उसने काटा, और फिर वो एक नाली है, उस नाली में उनका गर्दन गिरा, इसलिए उसका नाम सिरकटवा नाली पड़ गया। तो इस तरह से पूरा उन्होंने इन्वेंट करके, और आपको पता होगा इतिहासकार संकलन समिति जो है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आर्कियोलॉजी, माउंट्स की खुदाई, नैरेटिव, उन सब के माध्यम से कॉमनल हिस्ट्री खड़ा करने की कोशिश की। तो लाखन पासी तक तो ठीक है, लखनऊ तक, लेकिन जैसे ही वो गाजी मियाँ के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो वहाँ पर समस्या शुरू होती है। और फिर कहा जाता है कि देखिए, मुसलमान जो होते हैं, वो सारी हमारी जो दलित कौम है वो मुसलमानों के कारण सत्ता से च्युत हुई, नहीं तो हम तो राजा थे, ये दलित लोग राजा थे इस एरिया के। लाखन पासी, डालदेव पासी, बालदेव पासी, बिजली पासी, ये सारे जो राजा थे इस एरिया के, और ये इन्होंने अपनी सत्ता खोई मुसलमानों के षड्यंत्र के कारण, और उनके कारण हम लोग का इनका बड़ा नाश हुआ। इसलिए इनको आप यहाँ से हटाइए, ये यहाँ इस देश के लिए समस्या है, क्योंकि इन्होंने आपको पहले भी सत्ता से च्युत किया है, और आज भी आपकी सारी समस्याओं के कारण ये हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का मूल केंद्र है, जो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रक्रिया में समझने में के लिए मैं आपको इतना वृत्तांत दे रहा हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सरल है, लेकिन मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ तक वो हो गया। उसके बाद फिर आप जितने भी दलित नायकों को इन्होंने खड़ा किया और इनके नैरेटिव आप पढ़ेंगे नागपुर से छपी हुई पुस्तिकाओं में, उन सब में आपको इस तरह के मुस्लिम राजा कोई ना कोई आएगा, मुस्लिम शासक आएगा, मुस्लिम शेख आएगा, मुस्लिम नवाब आएगा, और उसके खिलाफ ये दिखाया जाएगा कि उस दलित नायक की हत्या उसने की, या उस दलित नायक को उसने सत्ता से च्युत किया। इसी में एक जो सबसे रोचक वृत्तांत है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सुहल देव का वृत्तांत। सुहल देव के बारे में आपने सुना होगा। गाजी मियाँ, गाजी जो बहराइच के शासक थे, अभी शाहिद अमीन की किताब उनके ऊपर आई है गाजी मियाँ के ऊपर, लेकिन उसमें सुहल देव के मिथ को नहीं समझा गया है, जो कि उसका काउंटर हिस्ट्री है और काउंटर स्टोरी है, और बहुत रोचक स्टोरी है। हम लोगों ने 2004-05 के दौरान उस पूरी प्रक्रिया को और उस मिथ को डॉक्यूमेंट हम लोगों ने की थी। तो वो जो सुहल देव, गाजी मियाँ पंच पीर हैं, 5 पीर के रूप में उनकी पूजा होती है, और ओबीसी हिंदू दलितों के डीटी हैं
वो मुसलमानों के देवता नहीं है, मुसलमान भी पूजते हैं उन्हें, लेकिन वो बेसिकली दलित और ओबीसी के देवता हैं। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के और डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं वहाँ, खूब बड़ा मेला लगता है और वहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन सैयद सलार मसूद गाजी, ये उनका नाम था, जिनके अभी मैंने जो लाखन पासी वाली कहानी में आपको बताया, वहाँ भी वही है। हर जगह जहाँ भी मुस्लिम जो दलित नायक खड़ा हो रहा है, उस दलित नायक को सैयद सलार मसूद गाजी के बरक्स, उसके समानांतर, उसके काउंटर के रूप में खड़ा किया जाता है कि उसने आके मारा या उसने उनको सत्ता से हटा दिया, उसने। तो सारी कहानी में एक सूत्रता है सैयद सलार मसूद गाजी का। तो सुहेल देव जो वहाँ तो उस कहानी में ये है कि गाजी मियाँ को, सैयद सलार मसूद गाजी को सुहेल देव ने मारा था। ये तथ्य कहाँ से आया, कैसे आया नहीं पता, लेकिन ये तथ्य है कि उसने उनको मारा। और सबको तो सैयद सलार मसूद ने मार दिया, सारे नायकों को, लेकिन ये एक ऐसा नायक था जिसने गाजी मियाँ को मारा। और वो जो नायक था वो जाति से कहीं से इन्वेंट किया गया भर था, भर जाति का था। और भर जाति का था, फिर भर तक तो ठीक था, फिर कह दिया गया भर पासी, यानी भर भी और पासी भी, भर और पासी के बीच के रिश्ते को ढूंढा दिया। लेकिन अगर आज हम कहते हैं कि नहीं वो पासी था, तो भर लोग कहने लगते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो तो भर था, पासी तो था नहीं। तो लेकिन ये जो आरएसएस का वृत्तांत है उसमें वो भर पासी के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया। और ये आज नहीं किया गया, ये 1947, 48, 50 के आसपास ही राम राज परिषद वगैरह ने इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। और उन्होंने सैयद सलार ये सुहेल देव का मंदिर बनाओ, सुहेल देव की मूर्ति की स्थापना करो, सुहेल देव शहीद सुहेल देव के का ये सारे कैंपेन शुरू हो गए थे। और ये था कि गाजी मियाँ को हटाओ यहाँ से, उनका जो वो है स्थान बंद करो। और ये तमाम ये दोनों लड़ाई हुई है और उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, पूरा इतिहास है इसका, डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे कैसे वो स्ट्रगल आगे बढ़ा। और वो स्ट्रगल जब आरएसएस ने खास करके बहराइच, बिहार, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर में काम करना शुरू किया, जो सबसे इंटेंस इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है हिंदुत्व पॉलिटिक्स का, तो उसमें ये उन्होंने बहराइच को सबसे बड़ा केंद्र बनाया अपना। और गोरखपुर से लेकर के बहराइच तक का ये जो जोन है पोलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, और क्योंकि इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम मदरसे हैं बहुत सारा, और साथ साथ इसलिए उनको इस तरह के जो वर्सेस के मोबिलाइजेशन के लिए स्पेस ज़्यादा है, उन्होंने करना शुरू किया। और उसमें तो और वहाँ जो वीएचपी से जुड़े राजा थे वो उन्होंने ज़मीन दी वहाँ उनके लिए, सुहेल देव के मंदिर के लिए। फिर सुहेल देव का एक मंदिर बनाया गया, सुहेल देव के मंदिर के साथ एक तालाब खोदा गया। ये सारा गाजी मियाँ के यहाँ भी है। और सिमिलर काइंड ऑफ जो कॉपिंग होता है पूरे उस कल्चरल पॉलिटिक्स का, वो यहाँ भी किया गया। उस तरह से तालाब बनाया गया। वहाँ कहानी है कि वहाँ अगर आप तालाब में नहाएंगे तो आपका स्किन के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे गाजी मियाँ के यहाँ। वैसे ही यहाँ भी कहा गया कि अगर आप इनके यहाँ नहाएंगे सुहेल देव के यहाँ, तो आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स है ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टोरी यहाँ खड़ी की गई। और आज वहाँ और उस मेले को आरएसएस लगाती है, वहाँ का सारा आयोजन आरएसएस कंडक्ट करती है। और एक ही शहर में उन्होंने उसको एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स के मोबिलाइजेशन का केंद्र के रूप में विकसित किया है। तो आप देखिए कैसे एक वर्सेस खड़ा करना, एक कॉन्टेस्टिंग जो कॉमनल पॉलिटिक्स के लिए स्पेस खड़ा करना, सारा जो दलित स्मिता है, मेमोरी है, उसको कॉमनलाइज करने की कोशिश करना। हालांकि बीएसपी ने इसको बहुत एंटीडोट इसका विकसित किया, और बीएसपी ने इन सारे नैरेटिव को चेंज किया, रिक्रिएट किया। किसका पहला था किसका बाद में था कहना कठिन है, लेकिन उन्होंने उसको रिक्रिएट किया। और रिक्रिएट करके उन्होंने अपना बैरल ऑफ गन अपनी जगह लगाया जहां उनको ज़रूरत थी। उनको ज़रूरत थी जो ब्राह्मणिकल मोबिलाइजेशन के खिलाफ, ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ, उन्होंने उसको ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ खड़ा किया, और इन्होंने उसको मुस्लिम के खिलाफ खड़ा किया। तो ये जो दलित मेमोरी के कॉमनलाइजेशन की पॉलिटिक्स है, ये वस्तुतः उनकी आइडेंटिटी के भीतर प्रवेश करके उनको एक ऐसे अपने सैनिक के रूप में तब्दील कर देने की कोशिश है कि जो उनके लिए लड़ते मरते रहें, जिनकी कोई आकांक्षा ना हो, जिनकी कोई चाहत ना हो, जिनका कोई एस्पिरेशन ना हो, वो भले ही पाँव छुए, भले ही उनको खाट पर ना बैठने दें, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का मामला है
तो वो तलवार लेकर के खड़े हो जाएं और उनके लिए लड़ें। और आपको ये सारे फैक्ट बताते हैं जो कॉमनल राइट्स के पार्टिसिपेशन का, उसमें कैसे जो हमारे दलित जातियों का इस्तेमाल किया जाता है। कानपुर में हम लोग काम कर रहे थे, कानपुर कॉमनल राइट्स में जो हुए थे उसके बारे में लोगों से बात कर रहे थे, उनकी मेमोरीज की बात कर रहे थे। तो सोनकर और भांगी बस्तियों में हम लोग बात कर रहे थे और वहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि इस तरह की जो कॉम्युनल हिस्ट्री है उसकी कितनी बड़ी भूमिका है और कैसे उसके कारण जो अखाड़े हुआ करते हैं, अखाड़े जो रेसलिंग के केंद्र हुआ करते हैं, उन अखाड़ों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ तलवार, भाले, छुरियाँ, चाकू गंजे हुए हैं कानपुर में। वहाँ ये रेसलिंग के आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पर ये सारे अस्त्र मिलेंगे और वो एकदम वो दलित बस्तियों के पास में बनाए जाते हैं। और उनके जो संचालक होते हैं अगर आप देखेंगे तो प्राय नगर के भैया जी हुआ करते हैं। जो भैया जी मतलब संघ प्रचारक जो होते हैं, भैया जी या जी, प्याज जी या राम जी, लाइक दैट। तो ये जो जी लोग हैं वो उसको संचालित करते हैं। और उसमें तो जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ ये सब क्यों रखा है आपने, तो वो तो चुप थे, जी तो चुप थे, लेकिन जो साथ में और उनके बैठे थे जो नहीं साहब, वो जब कॉम्युनल राइट जो ये जब मुसलमान आक्रमण करते हैं बस्तियों पर तो हमें बचाना होता है, ये सब उसके लिए रखे हुए हैं हम लोगों ने। और फिर हम लोग सब लेके निकल जाते हैं और फिर उन लोगों को उनके साथ लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं वो पूरा जो रेसलिंग का कल्चर था, जो पहले एक सह बिरादराना संबंध बनाने की संस्कृति थी, वो जो रेसलिंग का कल्चर कॉम्युनल राइट्स के अखाड़े के रूप में कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में आपको तब्दील होते हुए दिखेंगे। आप कभी जरूर जाइए इन अखाड़ों में और इन अखाड़ों का कभी अध्ययन करिए और आपको जाते ही दिख जाएगा। उसमें कुछ करना नहीं, कोई रिसर्च नहीं करना है, जाते ही आपको भाले रखे हुए दिख जाएंगे, तलवार रखे हुए दिख जाएंगे, सारे आपको सीधे से दिखाई पड़ेगा। तो ये जो अभियान है मिथकों के माध्यम से इतिहास और स्मृति पर कब्जा करना, उसको एक वारिंग इमेज में तब्दील करना, उसको एक युद्धरत, हिंसक, हेट्रेट्स की भाषा में बदलना, वो न केवल उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी। बिहार में जो मुसहर जाति है जिसके नायक दीना और भद्री हैं, जो बहुत वहाँ गाए जाते हैं मुसहर जाति में और पूजे जाते हैं, वो लैंड स्ट्रगल के नायक हैं, जिन्होंने वहाँ पर जो तालाब खोदने का काम जब करते थे तो तालाब खोदने का काम मुसहर जाति के लोगों से कराया जाता था। और उसमें क्या होता था कि जब बाद में राजाओं ने, जमींदारों ने तालाब खोदने का काम कॉन्ट्रैक्ट पर देना शुरू किया दूसरे लोगों को, तो मुसहर जाति के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और दीना भद्री उस प्रोटेस्ट के नायक थे। और वो उन जातियों के अपने, मुसहर जाति के अपने नायक हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय नायक हैं। तो जब वो एक तरह से लैंड स्ट्रगल के नायक थे, अपनी ऑक्यूपेशन बचाने की लड़ाई के नायक थे, लेकिन उसको किस तरह से कॉम्युनल मेमोरी में तब्दील किया गया है बिहार में। और उनको भी राम लक्ष्मण, दीना भद्री मतलब राम लक्ष्मण का नया अवतार दीना भद्री। तो सारे दलित नायक या तो राम लक्ष्मण के अवतार हैं, या ये मुस्लिम आक्रांता के खिलाफ लड़ते हुए मरे हैं, या मुस्लिम आक्रांता को मारते हुए मरे हैं। तो दो तरफ से दलित साइकी को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे एक तो राम लक्ष्मण के माध्यम से उससे सेल्फ रेस्पेक्ट को देना, सेल्फ रेस्पेक्ट की जो चाहना है, कामना है दलितों में, उसको सेटिस्फाई करना कि भाई वो तो आप भी राम लक्ष्मण से जुड़े हुए हैं, आप भी। और दूसरा कोशिश है कि उसको मुस्लिम आक्रांता के खिलाफ खड़ा करना। तो ये दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं, रास्ते दो हैं लेकिन पहुंचना एक जगह है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो ये प्रतीकों के माध्यम से इस पूरे कॉम्युनल जो हिंदुत्व राष्ट्रवादी एजेंडा है उसमें इनको रखा जाता है। लेकिन ये सब करिए, अच्छा है बुरा है मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन उनकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं आप? जो दलित हैं उनको आप कहाँ रखना चाहते हैं? तो उन्हें बानर भालू का रोल देंगे। अगर आप पांचजन्य के दलित विशेषांक, जो अंबेडकर विशेषांक देख लीजिए, पांचजन्य के ढेर सारे विशेषांक निकले हैं। अब उतने शायद ही किसी पत्रिका के होंगे, जो उनमें ज्यादातर में ये लेख हैं कि ये सारे दलित राम की सेना में लड़ने वाले सैनिक थे, बानर भालू थे, जो उनके साथ लड़े और लड़ करके उन्होंने रावण के खिलाफ विजय की। और ये बहुत बड़ा नैरेटिव है जो आरएसएस के नैरेटिव का हिस्सा है। तो क्या हमारे दलित साथियों को इस तरह का लो लोकेशन आप देना चाहते हैं?
तो इसलिए वो उस रामलीला में उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, हमें सेंट्रल रोल दो, हमें राम लक्ष्मण का रोल दो, हम ये छोटा रोल नहीं पसंद देंगे। दूसरा जो है, दूसरी कोशिश जो है वो है कि इनको जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व है उसके लिए लड़ने वाले सैनिक के रूप में, मरने वाले सैनिक के रूप में प्रोजेक्ट करना। और तो क्या वो सिर्फ लड़ने और मरने वाले सैनिक हैं? क्या वो आप उनको वो स्थान नहीं देना चाहते जहां वो राजनीति अपनी खुद बनाए, वो आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े, आपके लिए मरे, अपने लिए नहीं लड़े, अपने लिए नहीं मरे? तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। उसके बाद अगर आप देखें, आपको पता ही होगा कि अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कितनी कोशिशें हुई। लगातार इस समय सबसे जो जिस प्रतीक पर हर जगह से हमला हो रहा है वो अम्बेडकर का प्रतीक है। हर आदमी उसको अप्रोप्रिएट करना चाहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने में लेना चाहती है। और अम्बेडकर के प्रतीक को लेने के लिए अम्बेडकर के मंदिर बनाए जा रहे हैं, बिहार में अम्बेडकर टेम्पल बनाए जा रहे हैं। अम्बेडकर के मेमोरियल्स के लिए जो हो रहा है वो देख रहे होंगे। पांचजन्य के विशेषांकों की तो परंपरा ही है, और उसके नैरेटिव को देखिए तो बहुत मजेदार आपको निष्कर्ष दिखाई पड़ेंगे। इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं उन नैरेटिव्स को पढ़ता यहाँ पर और आपको बताता। लेकिन तो इस तरह से करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये हमारे जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का नैरेटिव है या उसकी जो पॉलिटिक्स है वो भूल जाते हैं। उनको मैं ग्रामशी की बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो सबऑल्टर्न नैरेटिव होता है उसके दांत बहुत तीखे होते हैं। मैं उसको अपनी भाषा में कह रहा हूँ, मैं उसको ग्रामशी की भाषा में नहीं कह रहा हूँ। उसके दांत बहुत तीखे होते हैं, अगर आप उसको निगलेंगे तो आपका पेट फाड़ के निकल आएगा। तो जो अम्बेडकराइट नैरेटिव है उसकी शक्ति ये है कि उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, उसको निगलना बहुत मुश्किल है। उसको आप निगलेंगे, निगल तो जाएंगे, लेकिन निगलेंगे तो वो पेट फाड़ के निकल आएगा। और इस समय जो हो रहा है, मद्रास आईटी में हुआ, जो हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, जो टकराहट बढ़ रही है अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ का, जो हेजमनाइजिंग होमोजेनाइजिंग हिंदुत्ववादी एजेंडा का, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स का, वो वही कॉन्ट्रडिक्शन है जो जिसकी तरफ ग्रामशी ने इशारा किया था कि आप उसको इस तरह से निगल नहीं सकते। निकलेंगे तो वो आपको ही खाएगा, क्योंकि उसका और आपका बहुत वर्सेस का संबंध है, उसका और आपका कहीं साथ नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का, वो तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो कॉन्टेक्स्ट से काट करके अम्बेडकर को निगलना चाहती है। क्योंकि अम्बेडकर को अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ रखेंगे तो वो निगलना मुश्किल होगा। तो उसको काट करके आप एक उसको ऐसे प्रतीक में बदल दीजिए जहां वो अपने दांत को खो दे, जहां उसका दांत टूट जाए। और इस तरह की कोशिश हो रही है, और इस तरह की कोशिश तमाम तरह की व्याख्याओं में करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आपको हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के एजेंडे की इस राजनीति को अगर आप समझ रहे हैं कि अम्बेडकर के उस दांत को बचाए रखें जिस दांत के माध्यम से वो कभी निगला नहीं जा सके, और निगला जा सके, अगर निगल लिया गया तो आप समझिए अधिनायकवाद को आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कुछ ही विचार हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को सबवर्ट कर सकते हैं। उसमें अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो प्रोग्रेसिव वामपंथी विचारधारा, ये सारी शक्तियां मिल करके इस आने वाले जो हिंदुत्व राष्ट्रवादी एजेंडा है कि जो पॉलिटिक्स है उसको रोक सकती है। या तो ये अगर आप देखें तो ये जो पूरा अभियान है, अच्छा सबसे खतरनाक क्या है कि पहले तो आरएसएस पॉलिटिक्स शहरों में केंद्रित थी, संघ परिवार की राजनीति, अब वो गांवों में पहुंच रही है। गांव के स्कूल, गांव के बागीचा में शाखा लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे गांवों में ये शाखा लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, किन किन स्पेसिस पर ये काम कर रहे हैं। और वहाँ अगर आप जाके देखेंगे, अगर ये पॉलिटिक्स गाँवों में फैल गई तो क्या होगा, अगर ये चेतना इसी तरह की कॉम्युनल कॉन्शियसनेस गाँव में फैल गई तो क्या होगा। साथ ही मैं उस पूरे प्रोसेस को बताने में मैं नहीं बता पाया कि कैसे वो गांव में काम करते हैं। तो उसमें एक जो मैंने बताया कि रेसलिंग आयोजित करते हैं, जो रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जो मल्लयुद्ध प्रतियोगिता, और उसमें अवार्ड देते हैं। और उसमें अवार्ड देते हैं तो जितने भी जो कुश्ती लड़ने वाले लोग होते हैं उनको बाज़ाब्ता कुश्ती लड़ने के पहले
एक दीक्षा कार्यक्रम होता है जिसमें बजाबता उनको कुछ लेसन दिए जाते हैं, कुछ उपदेश दिए जाते हैं, और उन उपदेशों में ये दिया जाता है कि तुम्हें राष्ट्र, जो टर्म होता है हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक, तो राष्ट्र रक्षक अकेले नहीं चलेगा, हिंदू धर्म रक्षक तब राष्ट्र रक्षक। और ये तो कहा जाता है कि आप लोग तो हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक हो और आप ही इस देश को बचा सकते हो। और ये जो भी विशेषण है, एक्चुअली हमारे भाषण का शीर्षक यही होना चाहिए था, हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक की खोज। और ये जो हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक है वो सिर्फ इन्हीं को नहीं कहा जाता, सुहल देव को भी कहा जाता है। अगर आप जाएंगे बहराइच में तो वहां आप उनके मंदिर पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक। हिंदू, ऐसे ही हिंदू हृदय सम्राट जैसे आ गया है जो योगीनाथ, जो आदित्यनाथ के लिए आ गया है, वैसे। और ये सारे जो हीरोज हैं दलितों के, जिन नायकों को उन्होंने खोजा है, उन सबको हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक। तो धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक साथ साथ चलेगा, राष्ट्र धर्म के बिना नहीं और धर्म राष्ट्र के बिना नहीं। तो और राष्ट्र, तो आज जिस देश प्रेम को खड़ा किया गया है कि इस देश प्रेम, या तो आप देश प्रेमी हैं या आप देश के गद्दार हैं। वो कौन सा देश है? वो ये देश है जिस देश में आपको मुसलमानों को मारना है, जिस देश में आपको तलवार लेकर के लड़ना है उनके लिए, जिस देश में आपको धर्म रक्षक बनना है और तब राष्ट्र रक्षक कहा जाएगा आपको। अगर धर्म रक्षक आप नहीं बनेंगे तो आप गद्दार हैं और तो आप देश रक्षक नहीं है, राष्ट्र रक्षक नहीं है। दूसरा आपसे कहा जाएगा कि राष्ट्र वही है जो हम बता रहे हैं और हमारा राष्ट्र तो ये है और इस राष्ट्र में इनके लिए जगह नहीं है, और इनके लिए जगह है तो इनका जगह इतना लो है, यानी जिसका वर्सेस है उसके लिए जगह नहीं है, मुस्लिम्स के लिए तो जगह ही नहीं है उस राष्ट्रवाद की परिकल्पना में। दलितों के लिए जगह है तो नीचे है, जहाँ से आपको युद्ध लड़ना है, जहाँ आपको सेवा करनी है, जहाँ आपको निगल लिया जाना है, निगले जाने के लिए तैयार होना है, जहाँ आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, और आपको एक हिंदुत्ववादी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति जो जाति बेस्ड राजनीति है, जो ब्राह्मणिकल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसमें आपको शामिल रहना है। और यही सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता जहाँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सामाजिक समरसता तोड़ रहे हैं आप, और सामाजिक समरसता तोड़ रहे हैं इसका मतलब कि आप देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार हो सकते हैं आप। तो सामाजिक समरसता क्या है? जो ब्राह्मणिकल कास्ट बेस्ड जो हिंदुत्ववादी संस्कृति है उसको मेंटेन रखना, और उसको मेंटेन रखने में के लिए जो ऊंचा है वो कौन है और नीचा है और कौन है, ये हमें साफ समझ में आ जानी चाहिए, और शायद समझते भी हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि किस तरह से ये जो धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक की परिकल्पना है, ये धर्म के साथ राष्ट्र को जोड़ने की कोशिश है। वो कैसे आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ता है और कैसे उसको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके खड़ा करता है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति, यानी ये सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रही है, ये गाँवों में हो रही है, ये लोगों के बीच हो रही है, और बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सारी जो ये पूंजी जो ग्लोबलाइजेशन से आ रहा है, वो पूंजी वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ये प्रचारकों को पैसे दिए जाते हैं जो जा करके वहाँ ये सारे आयोजन करते हैं। ये आयोजन ऐसे नहीं हो जाते, 2 रुपए जो गुरु दक्षिणा से नहीं हो जाता। जो संघ का जो दक्षिणा है वो बहुत कम होता है, वो पैसा नहीं है। ये पैसा ग्लोबल मनी जो आ रहा है, एनआरआईज मनी आ रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट है। और अगर हमने पिछले दिनों डॉक्यूमेंट किया था जो आरएसएस के प्रचारकों का लाइफ स्टाइल, आरएसएस के प्रचारकों का किस तरह से पहले वो साइकिल से चलते थे, पैदल जाते थे, कैसे अब ये कार से गाड़ियों से जाते हैं, और कैसे वो मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगे मोबाइल्स, कैसे उनके लाइफ कल्चर में चेंज आया है। हो सकता है ये उनको बर्बाद भी कर दे, पता नहीं, लेकिन अभी तो उसको बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और वो जो मनी है वो इसमें भरा जा रहा है ताकि इस पूरे जो कल्चरल कार्टोग्राफी, कल्चरल मैप ऑफ इंडियन सोसाइटी को चेंज किया जा सके और उसको एक इस तरह के देश और समाज में बदला जा सके जहाँ हेट की भाषा से हिंसा की भाषा, जहाँ संघर्ष, जहाँ टकराव, उससे एक राष्ट्रवादी राजनीति की जाए। राष्ट्र तो नहीं मैं कह सकता कि वो राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रवादी राजनीति बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वो कौन सी राष्ट्रवादी? धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक। धन्यवाद।